Yeah, today I will go with John Milton, especially द बायोग्राफिकल पार्ट। उनका जो बायोग्राफिकल पार्ट है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे, और उनका जन्म कब हुआ, कब उनका डेथ हुआ, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। कल की क्लास में हम उनके वर्क को लेकर के बात करेंगे। क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन कब पैदा हुए थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि उनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1608 ईस्वी में हुआ था। आंसर बी इज द राइट आंसर। 1608 में जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन दिसंबर 9, 1608, लंदन इंग्लैंड में। उनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन सीनियर, जो कि एक स्क्राइबिनर और कंपोजर थे। स्क्राइबिनर और कंपोजर थे। स्क्राइबिनर और कंपोजर वो होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, उसका उन दस्तावेजों को जो संभाल के रखते हैं, वैसे। जॉन मिल्टन की माँ का नाम सैरा जेफरी था। His birth coincided with the early Stuart period, a time of political and religious tension. थोड़ा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जॉन मिल्टन का जो जब जन्म हुआ तो वह जन्म पॉलिटिकल टेंशन का एज था, क्योंकि जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी उनमें आपस में ही तमाम नाइतफाकी वगैरह थी। आप मतलब वहाँ की जनता से, ब्रिटिश पीपल से, खास करके जब चार्ल्स फर्स्ट का समय आता है तो चार्ल्स फर्स्ट के समय आप देखते हैं, और जेम्स फर्स्ट के टाइम में भी वहाँ पे रिलीजियस अप्रोर वगैरह था, जो है हम ड्रम था। इस तरह की सिचुएशन थी जो है, मतलब कुल मिला करके धार्मिक दृष्टिकोण से जो इंग्लैंड था वो बहुत ज्यादा वहाँ पे शांति नहीं थी जो है। और धर्म को लेकर के प्लस जो राजसत्ता थी उसके अधिकारों को लेकर के, और जो इंग्लिश पीपल थे उनमें एक तरह से टसल और टेंशन था जो है। तो उसी चीज को उन्होंने बताया कि अगर देखा जाए जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ, तो 1608 का मतलब वो जो टाइम था जैकोबियन एज का टाइम था, क्योंकि जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक चलता है, और उसी के बीच में इनका जन्म 1608 में होता है। एक पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली बात ये है, और जो दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए वो ये है कि जब जॉन मिल्टन का जन्म होता है या जॉन मिल्टन का जो समय है, जो पीरियड है, उस पीरियड या उस समय में अगर हम चलें तो मैंने बताया कि रिलीजियस अप्रोर का, हमड्रम का, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा रही है। बाद में चार्ल्स फर्स्ट के समय में आपको सिविल वार देखने को मिलेगा, थिएटर को बैन कर दिया जाता है, प्रेस पर सेंसरशिप कर दिया जाता है। दीज थिंग्स वी फाइंड, जिसको मैं उनके वर्क में भी, और कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा द एज ऑफ जॉन मिल्टन, उसमें उससे रिलेटेड चीजें लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मिल्टन फादर। मिल्टन के फादर का क्या प्रोफेशन था। मिल्टन के फादर जो थे वो स्क्राइवेनर थे जो है। बी इज द राइट आंसर। मिल्टन फादर का नाम जॉन मिल्टन सीनियर था, वाज अ स्क्राइवेनर, वो एक स्क्राइवेनर थे। अ प्रोफेशन इन्वॉल्विंग ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। स्क्राइबिनर एक ऐसा प्रोफेशन था जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या करते थे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। अ प्रोफेशन इन्वॉल्विंग ड्राफ्टिंग, उसको ड्राफ्ट करते थे। मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और जो कुछ भी आर्थिक लेन देन था उसको भी वो संभालते थे। एंड एक्टिंग एज अ नोटरी, नोटरी के पद पर भी वो कार्यरत थे। ही वॉज ऑल्सो अ टैलेंटेड अमेचर म्यूजिशियन विच इन्फ्लुएंस मिल्टन्स अर्ली एक्सपोजर टू म्यूजिक। मिल्टन वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और मिल्टन को ये जो म्यूजिक मिला था उनके फादर से मिला हुआ था। और वो बहुत बड़े म्यूजिशियन तो नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ म्यूजिक का चीजें थी, और बहुत कुछ मिल्टन ने इस चीज को सीखा जो है, मिल्टन ने अपने फादर से, खास करके म्यूजिक वगैरह को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड जॉन मिल्टन रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। जॉन मिल्टन को उनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से मिला। एटन कॉलेज से, सेंट पॉल्स स्कूल से, वेस्टमिंस्टर स्कूल से, हैरो स्कूल से। तो यू विल कम टू नो उनकी जो अर्ली एजुकेशन, बी इज द राइट आंसर, सेंट पॉल स्कूल से उनको मिला। मिल्टन अटेंडेड सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन, a prestigious institution known for its human curriculum. There he studied, sorry, humanist curriculum, मतलब वो जो कॉलेज था या स्कूल था वहाँ पे ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई
बहुत अच्छी होती थी। ऐसा नहीं था कि साइंस को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, नो नॉट एट ऑल, बल्कि ह्यूमैनिटीज का। और वहां पर उन्होंने क्या किया, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा को सीखा, विच प्रोफाउंडली शेप्ड हिज लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो एक पॉइंट ये भी था कि मिल्टन का जो अर्ली एजुकेशन हुआ वो सेंट पॉल स्कूल से हुआ। नेक्स्ट है कि विच यूनिवर्सिटी डिड मिल्टन अटेंडेड, मिल्टन ने कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड की, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। हम सारे लोग पढ़ चुके हैं कि मिल्टन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्राइस्ट चर्च कॉलेज अगर आप देखेंगे तो था। एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा है कि मिल्टन अटेंडेड क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1625, earning his Bachelor of Arts in 1629 and Master of Arts in 1632. His time at Cambridge was formative, though he clashed with tutors and earned the nickname the Lady of Christ for his refined appearance. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि मिल्टन जिस कॉलेज से पढ़ते थे उस कॉलेज का नाम क्या था। उस कॉलेज का नाम था क्रिस्ट कॉलेज। यूनिवर्सिटी का नाम था कैम्ब्रिज। 1625 में उन्होंने एडमिशन लिया था। 1629 में उनको जो है बैचलर की डिग्री उनको मिली थी। 16 या कैम्ब्रिज में उन्होंने 1625 को ज्वाइन किया था और बैचलर की डिग्री 1629 में मिली थी। मास्टर की डिग्री 1632 में मिली थी। वहां पे उनका किसी से ना इत्तेफाकी वगैरह हुई, खास करके उनके अपीयरेंस को लेकर के, बड़े बाल वगैरह की वजह से, कर्ली हेयर वगैरह की वजह से, इसलिए उनको द लेडी ऑफ क्रिस्ट भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज मिल्टन टेम्परेरीली सस्पेंडेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। मिल्टन को कैम्ब्रिज से टेम्परेरीली क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। व्हाई वाज मिल्टन टेम्परेरीली सस्पेंडेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। फाइनेंशियल इशू था। कृष्णा जी म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। फाइनेंशियल इशू था, रिलीजियस डिसेंट था, डिस्प्यूट विद द ट्यूटर था, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस था। नो डिस्प्यूट विद द ट्यूटर। मिल्टन वाज ब्रीफली सस्पेंडेड। मिल्टन को कुछ समय के लिए 1626 में सस्पेंड कर दिया गया था ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद हिज ट्यूटर, क्योंकि ट्यूटर के साथ उनका डिसएग्रीमेंट था। जो ट्यूटर उनके थे, जो टीचर थे, उनसे लेके कुछ बातें हुई होगी, कुछ विवाद वगैरह हुआ था इस वजह से। और उनका नाम क्या था, विलियम चैपल। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। जिस ट्यूटर से उनका विवाद हुआ था उसका नाम विलियम चैपल था, खास करके उनके आउटलुक अपीयरेंस को लेकर के जो है। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द डिस्प्यूट इज अनक्लियर। करें कि जो डिस्प्यूट का मुख्य कारण था वो बहुत स्पष्ट नहीं है, बट इट इज लाइकली स्टेमर्ड फ्रॉम मिल्टन्स इंडिपेंडेंट स्ट्रीक एंड डिससैटिस्फैक्शन विद द करिकुलम। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बातें कही जाती है कि वहां के पाठ्यक्रम से मिल्टन बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, जो है इस चीज को लेकर के रहा। What was Milton's first major published poem? मिल्टन का पहला मेजर पब्लिश्ड पोयम कौन था? बी इज द राइट आंसर, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा फर्स्ट मेजर पब्लिश्ड पोयम, उन्होंने नहीं कहा फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, बल्कि कौन सा वर्ड यूज किया गया, फर्स्ट मेजर। इसके पहले भी वो जो है पोयम कुछ उन्होंने लिखा था, बट दोज पोयम्स वर द नोविस पोयम। और आप कह सकते हैं कि इन द वेरी स्टार्टिंग ही रोट समथिंग, बट दोज वर नॉट द पॉपुलर पोयम। उनका जो मेजर पॉपुलर पोयम था जो पहली बार पब्लिश होता है वो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी एक्सप्लेनेशन है कि 1629 ईस्वी में पब्लिश हुआ, रिटन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन 1645। On the morning of Krishna nativity is considered Milton's first significant. It reflects his early religion. इसमें उनके जो शुरुआत का जो उनका धार्मिक विश्वास है उसको लेकर के बताया गया, एंड मास्टरी ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, और जो क्लासिक लिटरेचर था वहाँ का जो लिखने का तरीका था उस पर भी उनकी एक अच्छी होल्ड है, उसको भी लेकर के इसमें बातें। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर कि ये चीजें रही है ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्यूरिंग हिज ग्रांट हुआ। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ओड फॉर्म में है। वो जीसस क्रिस्ट के जन्म को लेकर के बात करते हैं और ये कहते हैं कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ तो दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण आई और तमाम तरह की जो
पूजा के तरीके थे वो सब के सब जो है क्या हुए कि मिट गए और एक नया तरीका पूजा का या इबादत का आया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज ग्रांड टूर, उनका एक ग्रांड टूर था जो कि 1638 और 39 में हुआ था। विच कंट्री डिड मिल्टन विजिट, मिल्टन किस कंट्री में गए हुए थे? स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, नीदरलैंड में? इटली में। 1638 और 39 में एक उनका टूर हुआ था और वो टूर कहाँ के लिए था? इटली के लिए था। मिल्टन embarked, बी इज द राइट आंसर, मिल्टन embarked ऑन अ ग्रांड टूर ऑफ यूरोप, यूरोप की वो यात्रा पर गए, प्राइमरली विजिटिंग फ्रांस और इटली। क्योंकि इसमें फ्रांस का ऑप्शन नहीं दिया था लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि फ्रांस और इटली में गए। इन इटली ही मेट इंटेलेक्चुअल लाइक गैलीलियो, इटली में उनकी मुलाकात गैलीलियो से हुई। ग्लोवानी बैटिस्ला मांसो से हुआ। एक्सपीरियंस दैट enriched his cultural and literary perspectives। तो वी फाइंड दैट कि मिल्टन 1638 में 39 में एक ग्रांड टूर पर जाते हैं जहां पे मिल्टन की मुलाकात होती है इटली के कुछ इंटेलेक्चुअल से, गैलीलियो से, जियोवानी बैटिस्टा मांजो से होती है और जिसने जब उनसे मिले तो उनसे बातचीत जब उन्होंने किया तो उस ज्ञान ने इनको काफी प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 8 है whom did Milton meet in Italy that influenced his work। कह रहे हैं मिल्टन इटली में किससे मिले जिसने उनके वर्क को प्रभावित किया? दांते एलिघेरी से, या अभी अभी दिया हुआ था एक्सप्लेनेशन में कि उनकी मुलाकात गैलीलियो से हुई थी, गैलीलियो गालेईल, गैलीलियो से उनकी मुलाकात हुई थी। बी इज द राइट आंसर, मिल्टन मेट द एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो हु वाज अंडर हाउस अरेस्ट, जो अंडर हाउस अरेस्ट थे, फॉर हिज heliocentric views। This encounter later influenced Milton's defense of intellectual freedom and reference to astronomy in Paradise Lost। मिल्टन जो है क्या किए कि गैलीलियो से मिले लेकिन गैलीलियो उस समय हाउस अरेस्ट थे, खास करके उनका जो टेलीस्कोप वगैरह का, चूंकि वो एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर थे। और सबसे बड़ा चीज उनका जो कंट्रीब्यूशन था कापरनिकस और टालेमी का उधर जो था वो तो था ही, और इन्होंने बहुत सारी नई चीजों को लेकर के बात की। तो उस समय के जो धर्म के जो धार्मिक विश्वास के लोग थे वो उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते थे और उनको उन्हीं की सरकार थी और उनको हाउस अरेस्ट का आदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिल्टन्स एरियोपैजिटिका। मिल्टन ने एरियोपैजिटिका क्यों लिखा? ये आप सबको पता है कि एरियोपैजिटिका मिल्टन का प्रोज वर्क है जो 1644 ईस्वी में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिल्टन ने एरियोपैजिटिका क्यों लिखा? डिफेंस ऑफ डिवोर्स को डिफेंस करने के लिए, एडवोकेसी फॉर फ्री स्पीच, क्रिटिक्स ऑफ मोनार्की, रिलीजियस फ्रीडम। नो, बी इज द राइट आंसर, एडवोकेसी फॉर फ्री स्पीच। कारण यह था कि जब सिविल वार की शुरुआत हुई थी तो 1642 में थिएटर को बैन कर दिया गया था और 1643 में प्रेस पर बैन लगा दिया गया था कि लोगों को लिखने की आजादी नहीं थी। तो मिल्टन ने एक जो किताब लिखा उसमें उन्होंने लिखने की आजादी का समर्थन किया और कहा कि ये कहीं से नहीं बनता है कि हुक्मरान जो है क्या करें, वो पाबंदियां लगाएं और हुक्मरान इस तरह की चीजों को बढ़ाएं। एरियोपैजिटिका इज मिल्टन फेमस प्रोज वर्क। एरियोपैजिटिका मिल्टन का महत्वपूर्ण प्रोज वर्क है। Arguing against free publication censorship by the English Parliament, it champions freedom of the press and intellectual liberty, relying on classical and biblical reinforce। तो एरियोपैजिटिका प्रोज वर्क है जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के उन्होंने बात किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पर्सनल एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट मिल्टन टू राइट हिज डिवोर्स ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि वो कौन सा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसने मिल्टन को प्रभावित किया कि वो डिवोर्स ट्रैक्ट को लिखे। मतलब डिवोर्स ट्रैक्ट को कि हो सकता है कि उनकी वाइफ से कुछ अपना प्रॉब्लम हुआ हो, कि डिवोर्स पे उन्होंने एक ट्रैक्ट लिखा, एक पैम्फलेट लिखा कि डिवोर्स सोसाइटी में क्यों होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, इस चीज को लेकर के उन्होंने लिखा। उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रीजन था? हिज वाइफ से डेथ, उनकी पत्नी की मौत, हिज अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज, वो अपनी पहले मैरिज से अनहैप्पी थे, इस वजह से उन्होंने वो डिवोर्स ट्रैक्ट लिखा। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मिल्टन ने जो
डिवोर्स ट्रैक्ट लिखा, उसके पीछे रीजन क्या था? क्या उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनका अपनी पहली पत्नी से क्या था, अनहैप्पी मैरिज लाइफ हुआ था। एक्सप्लेनेशन में बता रहे कि मिल्टन मैरिड मेरी पॉवेल 1642 में, बट शी लेफ्ट हिम शॉर्टली आफ्टरवर्ड, प्रॉम्प्टिंग हिम टू राइट द डॉक्ट्रिन। और उनको छोड़ के बहुत जल्दी चली गई। चली जाने का मतलब ऐसा नहीं कि उनका डेथ हुआ था, एक तरह का अलगाव हो गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरी पॉवेल से उनकी शादी 1642 में हुई, लेकिन उन्होंने उनको जल्दी छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये पैम्फलेट का नाम था। ये चीज उन्होंने 1643 में लिखा है। और अभी एक और किताब आया था एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका कब लिखा गया? या यू ऑल कैन अनम्यूट एंड गिव मी रिस्पांस। जो किताब एरियोपैजिटिका है वो कब लिखा गया है? 1644 को सर। 1644। उसके लिखने का पर्पस क्या था? क्या मेन मकसद था? फ्रीडम ऑफ प्रेस सर। या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के। एक उनका जो सबसे पहला मेजर पोयम था जिसका नाम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी था, वो कब लिखा गया था? 1629 में। 1629 में। कब पब्लिश हुआ है? 1645 मिल्टन पोएम। या तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीजें रही है। मिल्टन की मदर का क्या नाम था? सारा जेफरी। सारा जयफ्री। जी सर। मिल्टन के फादर एक स्क्राइबिनर थे। उस स्क्राइबिनर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्राइबिनर? स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूटर सर। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता था उसकी ड्राफ्टिंग करते थे और फिनेंशियल मैटर को अपने पास रखते थे। लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से रखते थे। एक लास्ट पॉइंट आपसे ये है कि मिल्टन ने जो डॉक्ट्रिन, जो डिवोर्स को लेकर के ट्रैक्ट लिखा, उसका क्या नाम है? सर 4 ट्रैक लिखे थे। डाइवोर्स, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ मार्टिन बूसर। जी सर। और जो टेट्राकार्डन कोलेस्टेरियन टेट्राकार्डन और एनिमेट ठीक है, वर्जन। ठीक। मिल्टन की पहली पत्नी का क्या नाम था? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक। मेरी पॉवेल उनकी कौन सी पत्नी थी? जस्ट चेक इट। मिल्टन की वाइफ को जी सर। फर्स्ट मेरी पॉवेल। कैथरीन वुडकॉक सेकंड थी सर। एलिजाबेथ मैथ्यू थर्ड। अच्छा, खैर आप म्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आप लोग कंसेंट्रेट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लेक्चर वन साइड चल रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी टाइम्स वाज मिल्टन मैरिड? मिल्टन ने कितनी बार शादियां किया? 3 टाइम्स मिल्टन का मैरिज हुआ। 3 टाइम्स उन्होंने शादी की मेरी पॉवेल से। और ये सब चीजें उसका डिटेल यहाँ पे दिया जा रहा है कि मिल्टन ने कितने टाइम शादी किया था। तो एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि मिल्टन मैरिड मेरी पॉवेल 1642 में, कैथरीन वुडकॉक 1656 में एंड एलिजाबेथ मिंशुल से 1663 में। His marriage, particularly the first, influenced his views on domestic life and gender roles। कह रहे उनका जो पहला मैरिज था वो डोमेस्टिक लाइफ और जेंडर रोल्स को लेकर के काफी प्रभावित हुआ था उससे जो है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मिल्टन का जो मैरिज था 3 था। मेरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंशुल, ये सब चीजें रही। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट कॉज्ड मिल्टन्स ब्लाइंडनेस? मिल्टन के ब्लाइंडनेस का क्या कारण था? एन एक्सीडेंट, ग्लाउकोमा और कैटरैक्ट्स। या ग्लाउकोमा उनको एक डिजीज हो गया था, कैटरैक्ट्स हुआ था जो उनके जो है अंधे होने का कारण था। ग्लाउकोमा और कैटरैक्ट्स।
मिल्टन began losing his eyesight in 1640 1640 में उनकी आंखें कमजोर होने लगी थी and was completely blind by 1652 1652 में पूर्णतया अंधे हो गए likely due to a glaucoma or cataracts glaucoma या cataracts नाम की बीमारी। इस बीमारी को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ। His blindness shaped his later works including sonnet likely due sonnet when I consider how my light is spent, खास करके उनका जो सोनेट है on his blindness या when I consider how my light is spent, ये सब चीजों उनके जीवन का जो भी हुआ था, whatever the ups and downs you find in his life, you find its reflection in his sonnet, उनके अपने sonnet उस reflection को आप पाते हैं। When I consider how my light is spent। Question number 13 है Which poem reflects Milton's struggle with his blindness? कौन सा पोयम रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन के स्ट्रगल को with his blindness? लिसिडास sonnet 19, कॉमस पैराडाइज रिगेन्ड sonnet 19 कह रहे हैं। तो हम सबको पता है कि मिल्टन का स्ट्रगल खास करके उनके ब्लाइंडनेस को sonnet 19 जो है, जिसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस या उसकी पहली लाइन में नहीं कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट के नाम से जाना जाता है। तो sonnet 19 explanation है sonnet 19 when I consider my light is spent explores Milton's acceptance of his blindness as part of God's plan emphasizing patience and divine service। और इसी sonnet में उन्होंने कहा है कि God doth not need either man's work or his own gift, बल्कि the true worshipper in the eye of God is one who only stands and wait to follow the command of God। तो एक चीज उन्होंने कहा बताया, और ये भी उन्होंने कहा कि when I consider how my light is spent, उसको लेकर के पहले कंप्लेन किया, he just complains to God। उसके बाद जो है उनको फील होता है कि नहीं, ईश्वर का जो नियम है, जो डिसीजन है, वह सर्वोपरि है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ मिल्टन लिव, मिल्टन जिस एज में रह रहे थे उसका क्या नाम था? एलिजाबेथन इरा, जैकोबियन इरा, इंग्लिश सिविल वॉर। अगर इंग्लिश सिविल वॉर दे रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश सिविल वॉर का मतलब कि कैरोलिन एज, कैरोलिन एज CAROLIN, कैरोलिन एज कब से कब तक था? 1625 से 1649। या अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता प्यूरिटन एज तो हम प्यूरिटन एज के साथ जाते, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया, सिविल वार का दिया हुआ। तो सिविल वार कब हुआ था? 1642 में हुआ था, और वो पहले से भी शुरू हुआ था, लेकिन 42 में ज्यादातर चीजें अपने पीक पर आई थी। और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट के एजाजिनेशन के बाद इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आती है और ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल का जमाना आता है। एक्सप्लेनेशन है मिल्टन्स लाइफ 1608 से 1674 स्पॉन द इंग्लिश सिविल वार 1642 से 1651, अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंटेरियन एंड रॉयलिस्ट। 8 से लेके 74 तक मिल्टन का पूरा टाइम था, लेकिन उसमें जो सिविल वार था वो 42 से 51 तक चलता है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और रॉयलिस्ट वगैरह के बीच में लड़ाई होती है। हिज पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्ट द पार्लियामेंटेरियन, उनकी जो राजनीतिक लेखनी थी या लेख थे उसमें उन्होंने पार्लियामेंट को शुरू में सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट रोल डिड मिल्टन सर्व अंडर ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट? मिल्टन ने कौन सा रोल प्ले किया था ओलिवर क्रॉमवेल के समय? ओलिवर क्रॉमवेल मैंने बताया कि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद, एसासिनेशन के बाद, इंग्लिश पीपल took interest in Charles Oliver Cromwell. Oliver Cromwell became all in all, and you will come to know कि जो ऑटोक्रेसी थी वो खत्म हुई, डेमोक्रेसी आई। ओलिवर क्रॉमवेल was chosen by the people, so it was the government of the people, people का गवर्नमेंट था। और आप देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं तो उस समय मिल्टन किस पोस्ट पर होते हैं? सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, लॉर्ड चांसलर, पोएट लॉरिएट, यस सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट पर होते हैं, जो विदेशी भाषा थी, क्योंकि उस समय जरूरत थी कि पड़ोस के देशों से संबंध अच्छे बनाए जाए। जो इंग्लैंड में हलचल थी उसका असर हर जगह हो रहा था, तो लैटिन का उस समय मुझे लगता है कि इनकी इतना बड़ा विद्वान कौन रहा होगा। और ये इटली में गए भी थे, वहां पे गैलीलियो से भी मुलाकात किए थे, तो इनको जो है क्या किया गया, फॉरेन सेक्रेटरी लैंग्वेज का बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सेक्रेटरी बनाया गया, इस पोस्ट पर वो कब से कब तक थे? फ्रॉम 1649 टू 1660, 1649 से 1660 तक मिल्टन सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, translating diplomatic correspondence and writing defenses of the Commonwealth despite the deteriorating eyesight. उनकी आंखें लगातार कमजोर हो रही थी, आई साइट उनका लगातार कमजोर हो रहा था। 1652 में वो पूर्णतया अंधे हो गए थे। इसके बावजूद भी वो क्या किए करते थे कि लेटर लिखते थे कि क्यों ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट इंग्लैंड में होना चाहिए, उस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट किया जाए। इस तरह के तमाम डिप्लोमेट्स वगैरह डिप्लोमेटिक लेटर उन्होंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वर्क डिड मिल्टन राइट टू डिफेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट? चार्ल्स फर्स्ट की जब हत्या 1649 में हुई थी, तो चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को सही ठहराने के लिए उन्होंने कौन सा वर्क लिखा था? इकोनोक्लास्ट, एरियोपेजिटिका, द टेन्योर्स ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, डिफेंसियो सेकंडा। सी इज द राइट आंसर, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में क्या रहा है? पब्लिश इन 1649, ये जो आया था 1649 में पब्लिश हुआ। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स जस्टिफाइज द राइट ऑफ द पीपल टू डिपोज एंड एग्जीक्यूट द टायरानिकल मोनार्क, डिफेंडिंग द रिजीसाइड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। रिजीसाइड राजा की हत्या, कौन से राजा की हत्या? चार्ल्स फर्स्ट की। कब हुआ था? 1649 में हुआ था। उसके बाद कौन आता है? ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं। उसकी उनके शासन में मिल्टन क्या थे? मिल्टन फॉरेन लैंग्वेज के सेक्रेटरी थे। तो मिल्टन की जिम्मेदारी होती थी कि उस गवर्नमेंट पर जो भी आंच आती थी उसको डिफेंड करने के लिए विदेशों के जो दूसरे देश थे, वहां के जो मुखिया थे, उनसे जो संवाद होता था, जो डायलॉग्स होते थे, जो लेटर का आदान प्रदान होता था, वो जिम्मेदारी मिल्टन की थी। मिल्टन लिखे, बिकॉज मिल्टन वाज अ वेल नोन पोएट एंड इंटेलेक्चुअल पोएट, अ ग्रेट स्कॉलर, बड़े स्कॉलर थे। तो वो जो है, पहली बात तो राजा की जो हत्या थी उसको उन्होंने सही ठहराया, और उनका जो सपोर्ट था पॉलिटिकल राइटिंग का, वो डेमोक्रेसी को था, ओलिवर क्रॉमवेल को था। तो ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट को सही ठहराने के लिए ही रोड सो मेनी लेटर्स। और उन्होंने एक ऐसे भी लिखा, उसका क्या नाम था? द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जो 1649 में पब्लिश हुआ था। What was the title of Milton's epic poem published in 1667? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1667 में पैराडाइज लास्ट पब्लिश हुआ था। वी ऑल नो उसका टाइटल क्या था? पैराडाइज लास्ट। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पैराडाइज लास्ट मिल्टन मास्टरपीस, जो 12 किताबों में है। एपिक पोएम एक्सप्लोरिंग द फॉल ऑफ मैन, जो किसके फॉल ऑफ मैन का बात करता है? सेटन के विद्रोह को लेकर के बात करता है, डिवाइन जस्टिस को लेकर के बात करता है। पहली बार 1667 ईस्वी में पब्लिश हुआ। बाद में 1674 में इसको रिवाइज किया जाता है। तो कई पॉइंट उन्होंने बता दिया कि 1667 में वो किताब पब्लिश हुआ था, 1674 में उसको रिवाइज किया जाता है। किताब 12 किताबों में ये रहा है, 12 बुक में रहा है। उसका थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन, सेटन्स रिबिलियन एंड डिवाइन जस्टिस। हाउ मेनी बुक्स वर इन द ओरिजिनल 1667 एडिशन ऑफ पैराडाइज लास्ट? जब पैराडाइज लास्ट पहली बार 1667 में आया था, वो कितनी किताबों में थी? 10 किताबों में थी, 10। द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लास्ट जो था 1667 में आया, वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। बाद में 1674 में उसको एडिशन को जो है 12 किताबों में लाया गया। और उसका जो पैटर्न था, क्या किया गया? अलाइनिंग विद क्लासिकल एपिक्स, वर्जिल के एनीड को लेकर के जो पैटर्न था, वर्जिल के एनीड को उन्होंने आइडियल माना, आइडियल एपिक माना। और वो जो है दोनों किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी एपिक का या लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है। तो इस तरह से उसको 12 किताबों में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच बिब्लिकल इवेंट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट? जो पैराडाइज लास्ट है उसमें एक सेंट्रल थीम क्या है? द क्रूसिफिकेशन, द फॉल ऑफ मैन। वी ऑल नो उसका जो थीम है द फॉल ऑफ मैन है, रिबिलियन ऑफ सेटन है, और साथ ही साथ क्या है? डिवाइन जस्टिस। तो बाइबल से जो थीम उन्होंने लिया था वो द फॉल ऑफ मैन। एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे, उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खाया, गॉड गॉट एंग्री एंड थ्रू देम फ्रॉम स्काई टू अर्थ। पैराडाइज लास्ट फोकसेस ऑन एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस इन एडन, their expulsion and Satan's role in their temptation, exploring themes of free will and divine justice.
क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन सीक्वल टू पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने वो दूसरा कौन सा लिखा जो कि एक उसका सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का, उसका क्या नाम है? दैट इज पैराडाइज रिगेन्ड, जो 1671 ईस्वी में आता है। पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश इन 1671। पैराडाइज रिगेन्ड इज अ शार्टर, छोटी है, 4 बुक एपिक है, 4 किताबों में, फोकसिंग ऑन क्रिस्ट टेम्पटेशन, और इसमें दिखाया गया कि क्रिस्ट को कैसे टेम्पटेट किया जाता है, किसके द्वारा? सेटन के द्वारा। इन द विल्डरनेस एम्फसाइजिंग स्पिरिचुअल विक्ट्री ओवर सेटन, और ये भी दिखाता है कि कैसे जो है क्रिस्ट ने सेटन पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वर्क इज मिल्टन्स ड्रामेटिक पोयम अबाउट अ बिब्लिकल स्ट्रॉन्ग मैन। कौन सा पोयम जो है मिल्टन का एक ड्रामेटिक पोयम है जिसमें बिब्लिकल स्ट्रॉन्ग मैन है? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, कॉमस लिसिडा। सैमसन एगोनिस्ट। यू कम हियर, व्हाट यू कम हियर विद दिस पॉइंट की जो सैमसन एगनिस्ट है 1671 ईस्वी में जो आया हुआ है, इज अ ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा, या एक क्लोजेड ड्रामा है बेस्ड ऑन द बिब्लिकल फिगर सैमसन, और यह बिब्लिकल फिगर सैमसन पर आधारित है। रिफ्लेक्टिंग मिल्टन्स ओन स्ट्रगल्स, जो मिल्टन के खुद के स्ट्रगल को करता है विद ब्लाइंडनेस एंड पॉलिटिकल डिफीट, जिसमें ब्लाइंडनेस और पॉलिटिकल डिफीट को लेकर के बात किया गया आफ्टर द रेस्टोरेशन। तो यू सी हियर, व्हाट यू सी हियर कि जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का जो ड्रामेटिक पोयम है जिसमें एक अबाउट अ बिब्लिकल स्ट्रॉन्ग मैन को लेकर के बात की गई है, और ड्रामेटिक पोयम, ये चीज ध्यान में रखना है, वो क्या है? सैमसन एगोनिस्ट, जो कि क्लोजेड ड्रामा का एग्जांपल है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता था? अ टाइप ऑफ प्ले रिटन विद द इंटेंशन टू सिंग रादर देन टू परफॉर्म, जो कि सिंगिंग के पर्पज से होता था, ना कि परफॉर्मिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वर्क इज मिल्टन ए ड्रामेटिक पोयम, जिसमें बिब्लिकल स्ट्रॉन्ग मैन को एक रेसलर है 1671 में आता है, इज अ ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा बेस्ड ऑन द बिब्लिकल फिगर सैमसन रिफ्लेक्टिंग मिल्टन्स ओन स्ट्रगल विद ब्लाइंडनेस एंड पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट पॉलिटिकल इवेंट फोर्स मिल्टन इनटू हाइडिंग इन 1660। वह कौन सा पॉलिटिकल इवेंट था जिसकी वजह से मिल्टन को अपने आप को छुपाना पड़ा 1660 के बाद? द इंग्लिश सिविल वॉर, द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, या जो रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की था, इंग्लैंड में दोबारा जो है राजा की वापसी हुई। चार्ल्स फर्स्ट की मौत के बाद चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले गए थे, और 1660 ईस्वी में फ्रांस से उनकी वापसी होती है। तो चूंकि ये सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था कि इंग्लिश पीपल ने राजा को तो बाहर किया और उन्हीं ने फिर से उनको वापस लाया, लेकिन जो मिल्टन का रोल था वो किंग के खिलाफ था, और उन्होंने किंग की जो हत्या की हुई थी उसका भी सपोर्ट किया था। किंग की हत्या के बाद ओलिवर क्रामवेल की जो सरकार बनी थी उसका भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो जब राजतंत्र दोबारा वापस आता तो मिल्टन अपने आप को कुछ समय के लिए लाइमलाइट से बाहर रखते हैं। तो यही एक चीज था कि व्हाट पॉलिटिकल इवेंट, वह पॉलिटिकल इवेंट क्या था? फोर्स्ड मिल्टन इनटू हाइडिंग इन 1660, जिसने मिल्टन को मजबूर किया हाइडिंग के लिए। एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड इन 1660 endangered मिल्टन ड्यू टू हिज सपोर्ट फॉर द कॉमनवेल्थ एंड रेजिसाइड। ही वेंट इनटू हाइडिंग बट वाज लेटर अरेस्टेड एंड ब्रीफली इम्प्रिजन। बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया और थोड़े समय के लिए उनको जेल में भी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई वाज मिल्टन ब्रीफली इम्प्रिजन। मिल्टन को 1660 में क्यों जेल में कुछ समय के लिए रखा गया था? डेट की वजह से, ट्रीजन की वजह से। उनके ऊपर लगाया गया आरोप कि उन्होंने विश्वासघात किया था सरकार के खिलाफ। मिल्टन राइटिंग्स, मिल्टन ने अपने राइटिंग में डिफेंड किया था किसका? द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जो पहले राजा थे जिनका नाम चार्ल्स फर्स्ट था, एंड द कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का भी उन्होंने सपोर्ट किया था। पहली बात तो राजा चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को उन्होंने सही ठहराया, और जो नई सरकार बनी उसको उन्होंने सपोर्ट किया, उसके फेवर में तमाम उन्होंने आर्टिकल लिखा, और इसकी वजह से वो टारगेट पर आ गए थे। ही वॉज इन प्रिजन फॉर हिज रिपब्लिकन व्यूज, और उनको जो है डेमोक्रेटिक व्यू रखने की वजह से उनको जो है क्या किया गया? टारगेट पे रखा गया, बट रिलीज आफ्टर पेइंग अ फाइन। लेकिन जो फाइन लगाया गया था जब उसको उन्होंने पे कर दिया तो उनको रिलीज कर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ मिल्टन वर्क इज अ पेस्टोरल एलजी? कौन सा मिल्टन का वर्क पेस्टोरल एलजी है? लिसिडास, कॉमस, एल एलिग्रो। वी ऑल नो कि लिसिडास उनका पेस्टोरल एलजी है, जो एडवर्ड किंग की डेथ पर जो है लिखा गया है, और वो समुद्र में डूबने से उनकी मौत हुई थी। लिसिडास इज अ पेस्टोरल एलजी जो 1637 में लिखा गया। मॉर्निंग द डेज ऑफ मिल्टन्स कैम्ब्रिज फ्रेंड, जो मिल्टन के कैम्ब्रिज फ्रेंड थे जिनका नाम एडवर्ड किंग था, ब्लेंडिंग क्लासिकल एंड क्रिश्चियन थीम टू एक्सप्लोर मोरालिटी एंड डिवाइन जस्टिस। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मिल्टन की एलजी का क्या नाम था? लिसिडास। कब पब्लिश हुआ? 1637 में। पेस्टोरल एलजी था। मॉर्निंग द डेज ऑफ मिल्टन्स कैम्ब्रिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ? मिल्टन की पहली पत्नी का क्या नाम था? अभी हम लोग गए ही थे, मेरी पॉवेल। मेरी पॉवेल से उनकी शादी 1642 में हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ही जो दोनों में डिवोर्स हो गया। बाद में वे रिकंसाइल करते हैं एंड शी बोर हिम 4 चिल्ड्रन बिफोर हर डेथ इन 1652। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड मिल्टन हैव? मिल्टन के कितने बच्चे थे? मिल्टन के 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। 5 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या रहा है? मिल्टन हैड 5 चिल्ड्रन। 4 बच्चे मेरी पॉवेल से हुए थे, जिनका नाम एनी था, मेरी था, जॉन था एंड डिबोरा था। एंड 1 विद कैथरीन वुडकॉक से हुए थे, जिसका नाम कैथरीन रखा गया, जो कि बचपन में ही मर गई थी। ओनली 3 डाटर सर्वाइव टू एडल्टहुड, कह रहे हैं कि केवल 5 में से 3 बच्चे एडल्टहुड तक जिंदा रहे। तो इफ यू गो विद मिल्टन, तो मिल्टन का मैरिज, मिल्टन का फैमिली, मिल्टन का खास करके मेरी पॉवेल से जो उनका शादी हुआ था पहला 1642 में, बाद में 1643 में डिवोर्स हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रिकंसाइल हो जाते हैं। विच आर मिल्टन चिल्ड्रन सर्वाइव्ड हिम, कह रहे कौन से ऐसे बच्चे थे मिल्टन के जो कि उनके लास्ट टाइम तक जिंदा थे? एनी, मेरी एंड डिबोरा। या आंसर ए इज द राइट। ये तीनों बच्चे जिंदा थे, तीनों मेरी पॉवेल के बच्चे थे, उनकी बेटियां थी। मिल्टन डॉटर एनी, मेरी एंड डिबोरा outlived him. His son John and daughter Catherine from his second marriage died young. Question number 28 है, what was Milton's primary language for his major work? मिल्टन का प्राइमरी लैंग्वेज क्या था उनके मेजर वर्क के लिए? लैटिन था, इंग्लिश था, ग्रीक था या इटालियन था? इंग्लिश में उन्होंने लिखा, जो उनका मेजर वर्क है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, शुरू में जो आता है एक इसमें वो इंग्लिश में ही है। और उनके जो मेजर वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सनसन एगनिस्ट, सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच क्लासिकल पोएट मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स एपिक स्टाइल? कौन से क्लासिकल पोएट ने मिल्टन की एपिक स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया? होमर ने, ओविड ने, वर्जिल के एनीड से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने काफी पढ़ा था। मिल्टन ने अपना पैराडाइज लॉस्ट भी वर्जिल के एनीड पर वो किया, एडॉप्टिंग इट्स ग्रांड स्टाइल, उसके ग्रांड स्टाइल को अपनाया, स्ट्रक्चर को, थीम ऑफ हीरोइज्म को एंड डिवाइन इंटरवेंशन व्हाइल इन्फ्यूजिंग क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट रिलीजियस डिनोमिनेशन डिड मिल्टन अलाइन विद इन हिज लेटर ईयर्स? कह रहे हैं कि मिल्टन ने जो है लास्ट में अपने लेटर ईयर्स में किस रिलीजियस, आप कह सकते हैं कि कौन से क्रिश्चियनिटी के धर्म को उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया? दैट वाज व्हाट? एंग्लिकन, नो, कैथोलिक, नो, प्यूरिटन के साथ वो जुड़े थे। बी इज द राइट आंसर। इसीलिए उनके एज को प्यूरिटन एज कहा जाता है। Milton was a Puritan advocating for reformed Protestantism and opposing the hierarchical structure of the Anglican Church. He believes his belief shaped his political and literary work. मिल्टन जो थे वो प्यूरिटन थे, प्यूरिटी ऑफ सोल और हार्ट पर विश्वास करते थे। खास करके गॉड को लेकर के उनका ये था कि बहुत ज्यादा इंसान को ढोंगी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा धार्मिक गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी धार्मिक किताब को खुद पढ़िए, समझिए और ये सोचिए कि उसमें ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है, उसको पढ़ करके आप उसको फॉलो करिए। तो मिल्टन क्या करते थे, उस तरह के राइटर नहीं थे जो कि बहुत ज्यादा
अंधविश्वास की चीजों में, क्रियाकर्म में या इसमें वो करते थे। उनका कहना था कि हम ईश्वर में यकीन करते हैं, मेरा और ईश्वर के बीच का पर्सनल मामला है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरफियर ना करे, और हमारा प्यूरिटी ऑफ सोल और प्यूरिटी ऑफ हार्ट होना चाहिए व्हेन वी एवर वी रिमेम्बर गॉड। तमाम तरह की दिखावटीपन, तमाम चीजें, ये सब चीजों से मिल्टन को बहुत दूरी बना के रखते थे। तो वो प्यूरिटन थे, ना एंग्लिकन थे ना ही कैथोलिक थे अगर देखा जाए, बल्कि अगर प्यूरिटन शब्द आएगा तो प्यूरिटन, अगर प्यूरिटन नहीं आता कैथोलिक होगा तब जाके कैथोलिक। प्रोटेस्टेंटिज्म से और एंग्लिकन से वो बहुत दूर थे। Which work is Milton's मास्क परफॉर्म इन 1634? कौन सा वर्क मिल्टन का मास्क है जो 1634 में परफॉर्म किया गया? बी इज द राइट आंसर, कामस। कामस 1634 इज अ मास्क सेलिब्रेटिंग चैस्टिटी, जो चैस्टिटी को लेकर के बात करता है, परफॉर्म फॉर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। और यह जो है किसके सामने परफॉर्म किया गया था? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर को लेकर के। इस शोकेस मिल्टन अर्ली स्किल इन ब्लेंडिंग एलेगरी, म्यूजिक एंड मॉरल थीम्स। तो कामस एक उनका क्या है? कामस एक उनका पोयम है, और 1634 ईस्वी में ये पोयम आया हुआ है। पोयम क्या, मास्क है। मास्क की सबसे बड़ी खासियत ये होती है जब उसको परफॉर्म किया जाता है उसमें डांस और म्यूजिक भी होता है, और ये उनके शुरू के मिल्टन के स्किल को दिखाता है कि उनके अंदर ब्लेंडिंग था, एलिग्री, म्यूजिक और मोरल थीम सब कुछ साथ में जोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट वाज मिल्टन्स व्यू ऑन मोनार्की इन हिज पॉलिटिकल राइटिंग? मिल्टन का क्या व्यू था मोनार्की को लेकर के अपने जो है पॉलिटिकल राइट? स्ट्रांग सपोर्ट, न्यूट्रल, अपोजिशन, या मिल्टन जो है मोनार्की राजतंत्र और राजा के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि गवर्नमेंट पीपल का होना चाहिए, पीपल जिसे चूज करे वही होना चाहिए। Explanation: Hamilton was a staunch Republican opposing absolute monarchy involves like the tenures of king and magistrate and iconoclast, advocating for government by the people. उन्होंने टेन्योर ऑफ द किंग लिखा जिसमें राजा की हत्या की रेजिसाइड का उन्होंने सपोर्ट किया, इकोनोक्लास्ट को में भी उन्होंने इस तरह की चीजें की, और सपोर्ट में किसके रहे हैं? पीपल ऑफ द गवर्नमेंट के। क्वेश्चन नंबर 33 है, Which of Milton's work defends his personal reputation? मिल्टन का कौन सा वर्क था जो उनके पर्सनल रिप्यूटेशन को डिफेंड करता? डिफेंसियो सिकंडा, या which of Milton's work defends his personal reputation? डिफेंसियो सिकंडा, एरियोपैजिटिका तो प्रोज वर्क रहा है, इकोनोक्लास्ट, द रेडी एंड इजी में नो, डिफेंसियो सिकंडा लैटिन में था, 1654 में लिखा। Defend Milton's earlier Defensio pro populo Anglican and his personal character against attack by royalist critic. मिल्टन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने थॉट को डिफेंड करने के लिए, तमाम लोग जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जा रहे थे, उससे बचने के लिए मिल्टन ने इस चीज को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन सेकेंड वाइफ? यार लो की कैथरीन वुडकॉक। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सबको सारी चीजें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। कैथरीन वुडकॉक का जो मैरिड हुआ था सेकेंड 1656 में, मिल्टन का सेकेंड वाइफ थी, जिनका डेथ जल्दी हो जाता 1658 में आफ्टर चिल्ड्रन। मिल्टन सोनेट जो 23 है वो कैथरीन वुडकॉक को ही श्रद्धांजलि के रूप में 23। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन से नंबर का सोनेट है? 19। और उसका और एक और नाम क्या है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। कैथरीन वुडकॉक को लेकर के पूछा गया कि मिल्टन का कौन सा सोनेट है जो उनको डेडिकेट किया गया? 23। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच पोएम इज बिलीव्ड टू बी अबाउट मिल्टन सेकंड वाइफ? कौन सा पोएम? सोनेट नंबर 23 अभी आंसर में आया था एक्सप्लेनेशन में, और उसका टाइटल क्या है? मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस्ड सेंट। सोनेट का टाइटल क्या है? मी थॉट आई सा माय लेट स्पाउस्ड सेंट इज thought to describe a dream of Catherine Woodcock reflecting Milton's grief and blindness. Question number 36 है, what was Milton's stance on education? मिल्टन का क्या स्टांस था एजुकेशन को लेकर के? उनका क्या नजरिया था? Limited to elites, universal and practical, focused on religion only,
अपोज्ड फॉर्मल एंड एजुकेशन। आंसर यूनिवर्सल एंड प्रैक्टिकल। उनका ये कहना था कि जो एजुकेशन दी जाए बच्चों को वो कैसी होनी चाहिए, वो यूनिवर्सल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। 1644 में मिल्टन proposed a broad practical curriculum including language, science and ethics accessible to all capable students, not just the elite. मिल्टन ने कहा कि ऐसी एजुकेशन तैयार की जाए या करिकुलम तैयार किया जाए, एजुकेशन का सिस्टम ऐसा बनाया जाए केवल बड़े घराने के लोग ही ना पढ़े। एजुकेशन क्या होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि उसमें ह्यूमैनिटीज का हो, एथिक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया, और जो आज के समय में नहीं। आज हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, अगर मुझे लगता है अगर लिटरेचर ना पढ़ाया जाए तो एथिक्स का कोई एजुकेशन नहीं दिया जा रहा। पहले बचपन में तमाम ऐसी कहानियां होती थी, तमाम ज्ञान सुधा किताब चलती थी, और मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड तमाम चीजें होती थी, पढ़ाई जाती थी, बट वी डोंट गेट इट हियर। Which event inspired मिल्टन? कहने कौन सी घटना ने मिल्टन को इंस्पायर किया? द डेथ ऑफ हिज मदर, द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, द इंग्लिश सिविल वॉर। Which event inspired मिल्टन? लिसिडस, सॉरी ये पॉइंट छूट गया था। द डेथ ऑफ हिज मदर, द डेथ ऑफ अ फ्रेंड। जो डेथ ऑफ द फ्रेंड था वो इंस्पायर करता, चूंकि जो लिसिडास है जो है वो किसके लिए है, वो उनकी फ्रेंड के लिए है। लिसिडास, द डेथ ऑफ अ फ्रेंड। फ्रेंड का क्या नाम था? एडवर्ड किंग, जो कि समुद्री यात्रा में डूब गए थे। Lycidas was written to mourn Edward King, a Cambridge acquaintance who drowned in 1637. It uses pastoral convention to explore grief and divine purpose. 38 है, what was the name of Milton's third wife? Mary Powell, Catherine Woodcock, Elizabeth Minshall. We all know कि Elizabeth Minshall उनकी थर्ड वाइफ का नाम था। Elizabeth Minshall married Milton in 1663 and outlived him, managing his household in his later years. She was significantly younger than Milton. मिल्टन से काफी छोटी थी। 39 था, इन विच ईयर डिड मिल्टन डाई? वी आल नो 1674 में उनकी डेथ हुई है, कॉमन क्वेश्चन है। 8 नवंबर 1674 को उनका डेथ हुआ, लाइकली फ्रॉम किडनी फेलियर और गाउट नाम का डिजीज हुआ था, किडनी फेलियर या गाउट। इन लंदन हिज लेटर ईयर्स वर मार्क्ड बाय लिटरेरी प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट पर्सनल एंड पॉलिटिकल सेटबैक्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर वाज मिल्टन बरीड? कहां दफनाया गया? उनको सेंट गाइल्स क्रिपल गेट में दफनाया गया, सेंट गाइल्स क्रिपल गेट। मिल्टन was buried in St. Giles Cripplegate, a church in London, reflecting his modest status at death compared to his literary legacy. Question number 41 है, what was Milton's primary source for Paradise Lost? मिल्टन का प्राइमरी सोर्स क्या था पैराडाइज लास्ट के लिए? द इलियड, द बाइबल। बाइबल से उन्होंने लिया था थीम, द फॉल ऑफ मैन, द बाइबल। Milton's Paradise Lost draws heavily on the book of Genesis, particularly the story of Adam and Eve, through Milton incorporation, classical epic convention, and his own theological interpretation. 42 है, which of Milton work was published posthumously? मिल्टन का कौन सा वर्क उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ? डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना मिल्टन थियोलॉजिकल ट्रीटीज है, थियोलॉजी से धार्मिक चीजों को लेकर के उन्होंने लिखा था। वाज डिस्कवर्ड 1825 में पता लगाया गया था, उनके मरने के कई साल बाद। रिवीलिंग हिज अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यू, जो उनके जो है धार्मिक सोच को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है 43 में, What was Milton's view on predestination? मिल्टन का क्या नजरिया था प्रीडेस्टिनेशन को लेकर के? स्ट्रिक्ट कॉल्विनिस्ट। प्रीडेस्टिनेशन का मतलब पहले से ही जो भाग्य को लेकर के लोग बताते हैं कि आपका भाग्य है, आप ये बनेंगे, आप वो बनेंगे, ऐसा होगा, इसको लेकर के उनका क्या था? स्ट्रिक्ट कॉल्विनिस्ट थे, आर्मीनियन थे, कैथोलिक थे, एथिस्ट थे, आर्मीनियन थे। बहुत ज्यादा उनको प्रीडेस्टिनेशन को लेकर के उनका वो नहीं था। Milton rejected strict Calvinist predestination, favoring Arminianism, which emphasizes free will. This is evident in Paradise Lost and De Doctrina Christiana.
मिल्टन का ये कहना था कि अगर प्री डेस्टिनेशन को लेकर के कोई बात करता है तो उसको उसकी बात कहने की आजादी दी जाए। आप यकीन उस पर कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कोई किसी के भाग्य के बारे में बात करता है तो उसको क्या किया जाए कि सूली पे लटका दिया जाए या उसको दंड दिया जाए। इसके फेवर में मिल्टन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वर्क रिफ्लेक्ट्स मिल्टन डिसइल्यूजनमेंट विद द रेस्टोरेशन। कौन सा वर्क मिल्टन का उनके संदेह को दिखाता है, खास करके जो है डिसइल्यूजनमेंट को दिखाता है रेस्टोरेशन एज में। पैराडाइज लास्ट, सैमसन एगेनिस्ट, लिसिडा। सैमसन एगेनिस्ट, क्योंकि सैमसन एगेनिस्ट कब आया हुआ था? 1671 में। और उसमें किसको, एक रेसलर है जो फिलिस्तीन का है, उस रेसलर को लेकर के बात की गई। सैमसन एगोनिस्ट पैरेलेस मिल्टन सेंस ऑफ डिफीट आफ्टर द रेस्टोरेशन विद सैमसन्स कैप्टिविटी रिफ्लेक्टिंग मिल्टन पॉलिटिकल एंड पर्सनल स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट वाज मिल्टन प्राइमरी लिटरेरी गोल इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट में मिल्टन का प्राइमरी गोल क्या है? ये बहुत कई बार पूछा जा चुका है। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यही उनका प्राइमरी, यही उसका थीम है। मिल्टन स्टेट्स इन पैराडाइज लास्ट दैट हिज एम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ईश्वर ने कैसे निर्णय लिया या निर्णय किया आदमी को टू जस्टिफाई द वे, या ईश्वर ने कौन सा रास्ता निकाला, क्या उनका तरीका था आदमी के प्रति निर्णय को लेकर के, कैसे एडम को बाहर किए, फिर कैसे दोबारा स्वर्ग में उनको स्टैब्लिश किए। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सिविल evil and human suffering through a Christian lens. Question number 46 है, which language did Milton use for his diplomatic correspondence? We all know कि वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लैटिन लैंग्वेज उनकी पकड़ थी। विदेशों में खास करके लैटिन में, इटली में लैटिन लैंग्वेज बोला जाता था, तो जो भी पॉलिटिकल डिप्लोमेट होता तो लैटिन भाषा में लिखा करते थे। और अ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स मिल्टन यूज्ड लैटिन, द डिप्लोमैट्स लिंग्विस्ट फ्रैंका, the diplomatic lingua franca for correspondence with foreign governments, showcasing his linguistic. Question number 47, what was Milton's relationship with his daughters? Like Milton का relationship अपनी बेटियों के साथ कैसा था? warm and supportive था, strained and distant था, non existent था, collaborative था। strained and distant था, क्या था strained? बहुत ज्यादा नजदीकियां बेटियों से उनका नहीं था। Milton's daughter, particularly Annie and Mary, reportedly resented him due to his strictness and their role in reading to him after his blindness, leading to a strained relationship. कह रहे मिल्टन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के में थे, बेटियों को भी बहुत डिसिप्लिन में रखते थे, और उनका जो रिलेशनशिप था वो बेटियों से बहुत अच्छा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ मिल्टन्स वर्क इज कंपेनियन पोयम टू एलिग्रो। कौन सा मिल्टन का जो पोयम एल एलिग्रो है वो कौन सा कंपेनियन, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ। जब भी एल एलिग्रो आता है, वी रिमेंबर आई एल पेंसिरोजो। एल एलिग्रो द चीयरफुल मैन एंड आई एल पेंसिरोजो द पेंसिव मैन आर कंपेनियन पोयम्स written around 1631, contrasting moods and lifestyles in a pastoral setting. Question number 49 है, what was Milton's primary motivation for writing political tracts? कह रहे हैं कि मिल्टन का प्राइमरी मोटिवेशन क्या है पॉलिटिकल ट्रैक्स को लेकर के? पर्सनल फ्रेम, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, फिनेंशियल गेन, रॉयल पैट्रनेज। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। वी कम टू नो व्हाट, वी कम टू नो कि व्हाट वाज मिल्टन्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर राइटिंग पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये चीज ध्यान में रखना, religious and political reform. Milton's prose works like Areopagitica, the tenets of the king and magistrate were driven by his Puritan belief and commitment to republicans and liberty. Question number 50 है, how is Milton's legacy primarily viewed today? मिल्टन की legacy को आज कैसे देखा जाता है? How is Milton's legacy primarily viewed today? As a minor poet, as a major literary and intellectual figure, या उनको जो मेजर पोएट और इंटेलेक्चुअल फिगर के रूप में, बी इज द राइट आंसर।
Milton is celebrated for Paradise Lost and his contribution to English literature, political thought, उनका free speech को लेकर के. His works continue to influence writers and scholars globe. So in this way, I have done how many questions? 50 questions with explanatory notes, and I hope that you have enjoyed the session. This time we have Pramesh, Brajendra, Krishna ji, Preeti ji, and Dharmendra. I just want to know your response. If you want to say something, ki how did you find the session? How was the nature of the question? Was it fruitful or not? One by one, you can say something. So wonderful session, sir. Okay, okay, that's good. We have Brajendra, Pramesh, Krishna. या आप में से कोई प्रीति? Very fruitful session, sir ji. Okay, that's good. Krishna is saying thanks, sir. Thanks, Krishna ji. Thanks for joining this session and giving your precious time. Thanks, Dharmen ji, Preeti ji, Brajen ji, Pramesh ji, and Krishna. Hope you all have enjoyed the session. Do hard labor because the examination is very close. और जितनी बातें चल रही हैं उन सब में आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, मीट यू टुमारो.